पार्ट थर्ड की बात करते हैं। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा था और पार्ट थर्ड पे हम पहुंच चुके हैं, यानी चैप्टर लगभग खत्म होने के कगार पे है जी। लेकिन थोड़े बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। हम आज पढ़ेंगे जी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोर्ड 2018 यदि आप देखो तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आपके बोर्ड में आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट चालू हो गया जी मामला आपका जी। सबसे पहले आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा आता है बेटा? थर्मल सन। सेकंड नंबर पे आती है जी फोटोलाइटिक। कौन सी आती है जी? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड नंबर पर आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीन प्रकार की मैंने आपको कल पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जब एक सिंगल रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट? सिंगल रिएक्टेंट किसमें टूट जाता है? दो या उससे अधिक प्रोडक्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसके टाइप है, 1 2 3। तो आपसे पेपर में इन तीनों के बारे में पूछा था। पहले हम जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे जी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो जी यहाँ पे ये वर्ड आया थर्मल। थर्मल का अर्थ है यहाँ पे हीट। क्या होता है थर्मल का मतलब? हीट। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम थर्मल, इस थर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है? तो जब हम कोई अभिक्रिया कर रहे हैं और वो अभिक्रिया हमें हीट के द्वारा प्राप्त हो, किसके द्वारा? उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? तो सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यदि हम कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट और वो प्राप्त हो जाए ड्यू टू किसके कारण? हीट के कारण। किसके कारण? तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है जी? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे जी हम। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट हो किसके द्वारा है? हीट के द्वारा है। तो अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, किस चीज को जी? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं और वो बदल जाए किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करा हमने? हीट करा, और उन चीजों को टूट गया। देखो रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन कौन सी है? थर्मल। जब हीट की बात होगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड नंबर पे जो आपकी आती है बेटा, वो आती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले नंबर पे आप बात कर रहे हो तो पहले नंबर पे आती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है जी। ठीक है जी। फोटोलाइटिक का मतलब होता है सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट। अब आपके एनसीईआरटी में दो सोल्ट ऐसे हैं, एक AgCl, कौन सा जी? और एक AgBr। दो सोल्ट ऐसे हैं, एक AgCl और एक AgBr। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर क्लोराइड। AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं जी? सिल्वर ब्रोमाइड। एक को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, एक को बोलते हैं सिल्वर। नाम आपको पता होना चाहिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो ये हमारे एनसीईआरटी में भी, ये दो नहीं आपको पेपर में आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो अभिक्रिया मान के चलो ये सोल्ट है, दोनों दोनों के दोनों क्या ही है? सोल्ट है, जिसे हम व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी सोल्ट। तो पेपर में कभी एमसीक्यू में आ जाए कि व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी सोल्ट कौन से हमारे एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर से केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से है? एक AgCl और एक Ag, जिसका नाम सिल्वर क्लोराइड और एक का नाम सिल्वर ब्रोमाइड है। अब ये जो सोल्ट है मैंने एक बर्तन में खुला रख दिया, सनलाइट पड़ रही है इनके ऊपर, बस क्या पड़ रही है? अब ये क्या होगा इसमें कि मेरे पास AgCl था एक सोल्ट, मैंने रख दिया सनलाइट की उपस्थिति में, तो सूर्य का प्रकाश पड़ा तो Ag अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो एवोपरेट यानी उड़ जाएगी। क्लोरीन गैस सनलाइट क्या करेगा? एवोपरेट कर लेगा, उड़ जाएगी वो। अब यहाँ Cl 2 है तो यहाँ भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ Ag 2 हो गया तो यहाँ भी। आपको पेपर में तब नंबर मिलेंगे। तो आपसे पेपर में कहेगा कि एक कंपाउंड X, एक कंपाउंड जिसका यूज
जिसका जो यूज है किसके प्रेजेंस में किया जा रहा है, सनलाइट की में, ठीक है, और वो एक गैस बना रहा है, उस अभिक्रिया को लिख के दिखाओ। तो आपको पता होना चाहिए AgCl सनलाइट में उपस्थिति में अभिक्रिया करती है और Ag प्लस Cl2 बनता है। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते दूसरी लिख दो, AgBr, दोनों में से एक तो आनी चाहिए आपको। अब Ag अलग बचेगा और ब्रोमीन गैस अलग उड़ जाएगी। गैस अकेली होती है तो मैंने बताया था 2 लगाते हैं उसके नीचे। Br 2 है तो यहां भी करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ Ag 2 है तो यहाँ भी। फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, दोबारा बताऊंगा मैं बैलेंस करने का तरीका, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाना भूल गया मैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है जी, सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड प्राप्त हुए किसके द्वारा, ड्यू टू सनलाइट के द्वारा प्राप्त हो जाए तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगले नंबर पर आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी आती है जी, अब इलेक्ट्रोलाइटिक से समझ में आ रहा है मुझे क्या क्या, क्लियर, करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, और जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा ना। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट हुए, प्राप्त हुए किसके द्वारा, ड्यू टू, या करंट या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है जी। एग्जांपल क्या होगा, मेरे पास वाटर है, क्या बेटा, वाटर। अब मेरे पास वाटर है, मैंने पानी लिया, नॉर्मली पानी, तो जब मैंने पानी लिया इसमें H2O, तो जब मैं इसमें करंट लगा दूं, क्या लगा दूं जी, तो H2 के मॉलिक्यूल अलग भागेंगे और O2 के मॉलिक्यूल अलग भागेंगे, यानी H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो ये अभी रिएक्शन किसका एग्जांपल, किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट द एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब आपने यही नहीं पढ़ा कि फोटोलाइटिक में 2 ही एग्जांपल, एक Ag और एक, यही एनसीईआरटी में और कहीं कुछ नहीं इसके अलावा। इलेक्ट्रोलाइटिक एग्जांपल कौन है, H2O, H2 प्लस O2, क्लियर है। तीसरे नंबर पर आती है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरे नंबर पे जो आपकी रिएक्शन आएगी उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जी, तीसरे नंबर वाली। अब ये क्या होती है, डिस्प्लेस से समझ रहे हो आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे स्थापित होगा, हटेगा यहाँ से, मामला स्थापित होगा यहाँ से। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। अब आप क्या हो भैया, यहाँ तो 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी 2, तो समझ में ना आ रहा भाई, वहां कॉम्बिनेशन में क्लियरली समझ में आ रहा था कि C प्लस O2 क्या बना रहा है, कि 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, समझ में आ गया कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक रिएक्टेंट है, 2-3 प्रोडक्ट है, यहाँ भी समझ में आ गया। चलो जी, यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा जी, 2 ही रिएक्टेंट है, 2 ही प्रोडक्ट। हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में, बोर्ड में लगेगा पता, देखो जी ये अकेला है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, इसे क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट। और जब 2 एक चीज एक साथ होते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। यही 9th क्लास पढ़ने का फायदा है, जो 9th पढ़ चुके हो आप, ये एलिमेंट और ये कंपाउंड। अब आप यहाँ सरल भाषा में समझो, आपकी भाषा में समझाऊं, ये बॉय है, ये गर्ल है, ठीक है जी, बेस्ट फ्रेंड है, बढ़िया वाले एकदम, समझ जाओ। अब ये एक बॉय है, क्या है जी, बॉय है। इनने क्या करा, इनके बीच में आग लगा दी जी, लड़ाई करवा दी तगड़े वाली। अब लड़ाई करवा दी तो कुछ महीने बाद जब लड़ाई हुई, इनने छोड़ दिया भाई, जाओ अपने घर को जाओ, तो इसके साथ में नया मामला बन गया जी हम, ठीक है जी। अब ये अकेला रहेगा, ये तरीका है आपको ताकि पेपर में याद रहे। अब साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो ये एलिमेंट था, ये इस कंपाउंड में गया और इस कंपाउंड में जाके इसने ये एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, यानी हटा दिया। हटाना, अब हटा क्यों दिया, क्योंकि ये एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव था। रिएक्टिव मतलब आप समझ सकते हो अपनी भाषा में, पैसे वाला था। तो ये पैसे वाला था, तो इसने यहाँ पे क्या करा, गरीब वाले को, बेचारे को हटा और साथ में एक नया प्रोडक्ट। अब पेपर में कैसे लिखेंगे, व्हेन ए एलिमेंट डिस्प्लेस, हटा दे दूसरे एलिमेंट को, अनदर, एक लड़के ने दूसरा लड़का हटा दिया जी, समझ में आ रहा है ये मामला। व्हेन ए एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, किसमें से,
एक कंपाउंड में से अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, बढ़िया है, ठीक है जी। एंड फॉर्म, और फिर क्या बना दिया, नया रिलेशनशिप यानी नया प्रोडक्ट बना दिया जी। उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। रटना नहीं है, बड़ा सिंपल भाषा में समझना। तो कभी भी एग्जाम में बोर्ड में आपसे रिएक्शन आए और आप कंफ्यूज जाओ कि दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, तो दिमाग लगाना, क्या ये जो एलिमेंट है ये एक हटके दूसरे साथ में लग गया तो समझ जाना वो कौन सा हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एलिमेंट जाके इधर आके दूसरे एलिमेंट को क्या कर दिया, यहाँ पे अकेला फैले डिस्प्लेस कर दिया ना, तुरंत समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। चौथे नंबर बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी आती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे भैया डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, ऐसे होगा, लेकिन डबल आ रहा है इस बार। क्या आ रहा है जी, तो डबल का भी देखेंगे जी हम। Na2SO4 Na2SO4 BaCl2, ठीक है जी, NaCl BaSO4। अब आप क्या होगा भैया, इसमें भी दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, फिर दिमाग घूम गया। लेकिन बड़ा सिंपल है, यहां एक और दो, तो यहां पे बात किसकी हो रही है, कंपाउंड की। एक और दो, यहां किसकी बात हो रही है, जब दोनों तरफ कंपाउंड हो, दोनों तरफ, यहाँ एक तरफ एलिमेंट था ना, सिंपल समझ में आ रहा है आपको, एक तरफ कंपाउंड था तो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन जब दोनों तरफ कंपाउंड हो तो क्या हो जाएगा, डबल। समझ रहे हो आप। अब ये एग्जांपल है, देखो जी, ये दोस्त थे, ये दोस्त थे। अब हुआ क्या मामला, ये बॉय है ये गर्ल है, ये बॉय है ये गर्ल है जी। अब मामला पड़ गया उल्टा जी, भाई इसे पसंद ही आ गया, सही पसंद आ गया मामला भाई, और वाज आगे मामला डिस्प्लेस कर दिया उसने। ये साइंटिफिक भाषा में ये इधर गया डिस्प्लेस कर दिया, यहां से एलिमेंट अपर साथ मिला लिया उसने, से डिस्प्लेस कर दिया। तो दो वर्ड यानी डबल डिस्प्लेस, डबल दो वर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी, ये इसे करेगा और ये करेगा। मैं क्या कर ले रहा हूँ, उनने इसके साथ में कर लिया मामला फिट भाई, इनने बना दिया नया प्रोडक्ट। क्या बना दिया, तो आपसे बोर्ड के एग्जाम में 4 सीखी आपने, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा घबराना नहीं, कल को पेपर में क्वेश्चन आ गया कि x प्लस वाई और XT और YS, मैं आपसे पूछू कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी, चारों में से कौन सी रिएक्शन होगी, एमसीक्यू आया, कॉम्बिनेशन होगी, डिकम्पोजिशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी होगी। तो घबराने वाली बात नहीं है बेटा, एक दो कंपाउंड हो गया, एक दो कंपाउंड, जब दो कंपाउंड एक साथ आ गए तो कौन सी होगी, ऐसे समझ में ना आ रहा तो देखो ये साथ थे उधर जाके हट गए तो डिस्प्लेस हो रहा मामला। तो बहुत सरल भाषा में यहाँ से आपका एमसीक्यू बनना है और बड़े प्यार से आप उस ठीक कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट की, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट के, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। अब यहाँ सोडियम की वैलेंसी इसके साथ में रिएक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे किसी और साथ कर रही है, तो क्या बदल रहे हैं, आयंस बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, और फिर फॉर्मूले बदलेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में जो आयंस बदल रहे हैं उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये आप जानते हो जैसे कि लास्ट पार्ट चल रहा, थर्ड पार्ट इसका, तो इस चैप्टर में हमारे कुछ टॉपिक रखे थे। पहले टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या नाम है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहला हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। तो जिन अभिक्रियाओं में, जिन रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो, क्या ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन यहां पे जुड़ती है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन घटती है, उस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे बोलूं कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस क्या बन गया, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया। तो आप बड़े ध्यान से देखो कि यहाँ रिएक्टेंट होता है वाला हिस्सा, ये वाला बताया था मैंने आपको पहली क्लास में। तो आप देखो कि कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में गया तो उसके साथ ऑक्सीजन तो ऐड हो गई ना ऑक्सीजन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो पेपर वाला बड़ा चलाएगा, आपसे रिएक्शन देके पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी कौन सी होगी। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल था जी ये मामला। अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है जी, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है जी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह रहे हैं, बड़े आसान टॉपिक। अब रिडक्शन का क्या अर्थ है यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे हम। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
उसमें जुड़ती थी तो इसमें क्या होगी, उसमें हाइड्रोजन रिमूवल होती थी तो इसमें क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें घटती थी तो इसमें जुड़ जाती है। अब आप कहोगे भैया समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दो। बिल्कुल समझाएंगे जी आपको। Cu प्लस जिंक। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, लेकिन जब आप इधर जाओगे प्रोडक्ट में क्या है, नजर आ रही है, हट गई। तो हमारा लॉस हुआ ना, रिमूव हुआ ना मामला। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, समझ में आया मैं क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसी रिएक्शन में आपसे पेपर में पूछा ऑक्सीजन बताना कहाँ हुई है, तो बता सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, उधर जाके। तो ये क्या हुई है, Zn से क्या बन गया, Zn। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें भी आ सकती है, घबराना मत। अपने कंसेप्ट पर रहना आप, अपने कि जहां ऑक्सीजन जुड़ रही है वो ऑक्सीडेशन, जहां घट रही है वो, तो पेपर में रिएक्शन देके पूछ सकता है, डेफिनेशन देके पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिएक्शन कंप्लीट है। रिएक्शन जो तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो अमन बार बार बात कर रहा था भैया कहां गई है, एंडोथर्मिक। दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं, EX, यहाँ पे EX से एक वर्ड निकलता है एग्जिट। क्या निकलता है, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। क्या होता है, अब बहुत सिंपल देखो, इसमें भी हीट की बात होगी क्योंकि थर्मिक वर्ड आ रहा। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट होता है बेटा। यहाँ भी थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो एग्जिट यानी बाहर, जहां हीट बाहर निकल रही है, किसी भी क्रिया में रिलीज हो रही है बाहर की तरफ, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब अंग्रेजी में बोलो आंडोथर्मिक। तो आंडो मतलब अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन होना इन दोनों में। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, कुछ और मत बोलो सर, एंडोथर्मिक है कुछ और ही बोल रहे हो हाँ कुछ और ही बोल रहा है। When heat is released in any reaction is called, उसे क्या बोलोगे आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, जब आप कार्बन को जलाते हैं, कार्बन कोयला, तो कोयले में से क्या निकलती है, हीट रिलीज होती है। क्या निकलती है, CO2 तो निकलती है, हीट निकलती है ना, हीट नहीं निकलती है, ज्वाला निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा हो जाता है। तो दोनों पेपर में से एक इनमें से आ जाता है चांस। व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या होती है, जब हीट एब्जॉर्ब हो जाए किसी भी रिएक्शन में, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या नाम दोगे, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल NO2 प्लस O2 क्या बना रहा है जी, NO। जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन संपर्क करवाते हैं तो NO, तो नाइट्रोजन को सबसे पहले क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना पड़ता है, हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। तो तब तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो और इसमें क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। इसमें बाहर निकलते हैं तो इसमें पहले हीट चाहिए होती है एब्जॉर्ब करने, तब वो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। क्या है बेटा, कोरोजन। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका, क्या जी, कोरोजन। ठीक है जी। होता क्या, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है बेटा, कोरोजन का होता है जंग। अब कोई आपसे पूछे पेपर में कि जंग कैसे लगता है, क्योंकि डेफिनेशन तो आएगी, तो जंग कैसे लगता है, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यदि मैं कोई भी मेटल लाया, खरीदे, क्या लाया बेटा, मेटल मान के, लोहे का मेटल खरीद के लाया मैं। आज जब मैं उसे खरीद के लाया तो उसके चारों तरफ क्या रहता है, वाटर, पानी रहता है। क्या रहता है बेटा, वाटर रहता है। ठीक है जी। और उसके चारों तरफ क्या रहेगा, एयर। क्या रहेगा, एयर मतलब ऑक्सीजन। और क्या रहेगा बेटा, एसिड। क्या रहेगा, एसिड का मतलब खट्टे पदार्थ को बोलते हैं हम। ठीक है जी। और क्या रहेगा, मॉइस्चर, जो उस नमी वगैरह पड़ती है ना, नमी। अब मान के चलो मैंने अपना लोहा खुले में रख दिया छत पे, एक मिनट बेटा, अब खुले में रख दिया, खुले में रखने पे लोहे पे ये सारी चीजें छत पे रख दिया, बारिश पड़ गई तो पानी भी उस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन घूमती है चारों तरफ, वो भी अटैक करेगी जल्दी। अब हम जो लोहा है ना वो घर के अंदर रखते हैं कमरे में, इसलिए लोहे पर जंग थोड़ा लेट लगता है, 3-4 साल बाद परत हटती है उसकी। लेकिन यदि लोहा मैंने छत पे डाल दिया ना बेटा, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, पानी के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर संपर्क में आएगा। और किसी भी वस्तु पे जंग लगने के लिए ये सब चीजों का होना, वहां यदि ये रही तो जंग 3-4 साल नहीं, 6 महीने मामला गड़बड़ है, क्योंकि अटैक करते हैं सरफेस पे और अटैक करके परत हटाते हैं, फिर इसके अंदर
लोहे को सड़ा देते हैं। तो कोरोजन कब लगता है? जब कोई भी वस्तु, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, जब कोई भी मेटल संपर्क में आ जाए। अटैक्ड मतलब बाय किसके संपर्क में आ जाए? मॉइस्चर, वाटर, एयर और एसिड। तो उसमें क्या लग जाता है बेटा? जंग लग जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे जी? कोरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उस प्रोसेस को कोरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब कोरोजन का दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन, इसे एक चीज नाम से और जानते हैं, पेपर में आ जाता है, कभी कभी बोर्ड में आया, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. ठीक है जी, फॉर्मूले पे इतना ध्यान मत देना। अब पेपर में पूछाता है प्रिवेंशन। क्या पूछाता है? प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव, कि भाई मेरे लोहे पे जंग लग गया, मान लो मेरे घर पे कूलर है, उसमें जंग लग गया, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं? देश तो है ही जी, इंडिया से है, तो क्या करते हैं? पेंट करते हैं इसमें। क्या करते हैं? तो बचाव के लिए क्या करते हैं? बाय पेंटिंग, पेंट मार देते हैं उसमें हम, बाय पेंट करके। दूसरा ऑयलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और जो तीसरा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, उसे बोलते हैं गैलिवेंसिंग। क्या बोलते हैं बेटा? तीसरा हम करते हैं गैलिवेंसिंग। जो तीसरा होता है वो क्या होता है जी? गैलिवेंसिंग होता है। क्या होता है बेटा? तो गैलिवेंसिंग क्या होता है? ये बड़ा समस्या वाली बात है जो आपको पता होनी जरूरी है। गैलिवेंसिंग ये क्या है? अब आपने सरकारी नल देखा होगा, सरकारी नल सभी ने, उस सरकारी नल पे जो परत होती है किस चीज की होती है? जिंक की। किसकी परत होती है बेटा? जिंक की परत होती है। और जिंक जो मेटल होता है महंगा होता है। अब आपके पेरेंट्स किसी दुकान पे गए, वहां पे एक लोहे का कूलर है, एक जिंक का है, यानी लोहे पे जिंक चढ़ा हुआ है, तो लोहे की जो कीमत होगी वो 10,000 होगी, तो जिंक की कितनी होगी? 50,000। जिंक बहुत महंगा होता है। हवा सेम फेंकते तो आप कौन सा कूलर चुनोगे? लोहे वाला चुनोगे ना। अब सरकार पे तो पैसा भैया, वो तो अपना सरकारी नल पे लगा देती है। क्या? जिंक। जिंक मेटल ऐसा जो आसानी से रिएक्ट नहीं होता ऑक्सीजन वगैरह इनसे, तो इसलिए आसानी जंग नहीं लगता। तो गैलिवेंसिंग क्या है? गैलिवेंसिंग का कब प्रयोग करते हैं? लोहे पे जंग लगने से बचाने। लेकिन वो कब लगाते हैं? पैसे वाले लगाते हैं जी वो। तो व्हेन वी डिपॉजिट, जब हम चढ़ा देते हैं क्या? लेयर ऑफ जिंक किसके ऊपर? वेरी गुड, आयरन मेटल इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम? गैली। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बोर्ड 2019 में आया हुआ है। डिफाइन कोरोजन, राइट द प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है और उसकी प्रिवेंशन। क्लियर है जी? जो अगला टॉपिक है जो लास्ट में चल रहे हैं जी मामला, वो है रेंसिडिटी। क्या है बेटा? बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रेंसिडिटी जी, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है? आपने देखा होगा कि आपने कोई भी फूड आइटम है, आपका खाने का जो पदार्थ होता है, लाइक चिप्स होगी, रोटी हो गई, सेब हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपने खुले में रख दिया। कहाँ रख दिया? ओपन में रख दिया, खुले में। तो आपने कुछ देर बाद, घंटों बाद, 3 घंटे बाद देखा होगा कि उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। पहला करकरा होता है चिप्स, लेकिन 3-4 घंटे खुले में रखने उसके बाद उसका स्वाद बिगड़ जाता, सिल जाता। अब उसके पीछे कारण क्या है वो साइंस बताएगी जी। इस अभी तो इसका टॉपिक का नाम रखेगा रेंसिडिटी। तो जब किसी भी ऑयल और फैट, जो ऑयली वाली चीज बनती है या फैट वाली चीज बनती है, उसे खुले में रख देते हैं किसी भी फूड आइटम को, तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। किस संपर्क में आती है? और ऑक्सीजन उस चीज को सड़ाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो उसके टेस्ट स्मेल क्या हो जाता है? चेंज। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। व्हेन ऑयल एंड फैट फूड आइटम्स गेट ऑक्सीडाइज, गेट ऑक्सीडाइज मतलब होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आना, देन बिकम, फिर क्या हो जाता है? रेंसिड। रेंसिड मतलब सड़ना स्टार्ट एंड चेंज, और फिर क्या? हाँ जी, 2 चीज बदलाव आती है, चेंज टेस्ट एंड, टेस्ट में और स्मेल में क्या आ जाता है बेटा? पूरा पूरा बदलाव आ जाता है। वेरी गुड जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी जरूरी है, मान के चलो आपके खाने के पैकेट है, चिप्स वगैरह के पैकेट है, तो आपने देखा होगा जितने भी ये सारे खाने के पैकेट्स हैं ये फूले होते हैं ऐसे करके, है ना, भरे होते। 4 चिप्स के पैकेट होते हैं, 10 रुपए का, इतना फूले जाते हैं। अब पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस फ्लश भरी होती है, इसके अंदर भरी होती है, फिल होती है? ऐसी कौन सी गैस है जो उसके अंदर, पैकेट के अंदर, खाने के पैकेट के अंदर भरी होती है? पेपर में क्वेश्चन आता है, कौन सी गैस होती है बेटा? वो नाइट्रोजन। तो वो गैस का नाम क्या है जी? नाइट्रोजन गैस। एक ऐसी गैस होती है जो पैकेटों को, खाने फूड आइटम अंदर
भरी, तो या तो ये पूछेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, तो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि फूड आइटम क्या रह सके लंबे समय तक, मे फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या रह सके, और लॉन्ग, लंबे समय तक क्या रह सके बेटा वो, क्लियर है जी, टॉपिक समझ में आया जी, कन्फर्म, उतारो जी। जो टॉपिक का नाम है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है जी, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है, अब मान के चलो मैंने किसी भी सॉल्यूशन लिया, मैंने उसके अंदर कोई चीज डिजोल्व करी, क्या करी, लेकिन वो डिजोल्व नहीं होगी, वो कहाँ बैठ गई, नीचे बैठ गई, क्या बैठ गई, वो इनसोल्युबल हो गया मामला, क्या हो गया जी, या फिर प्रेसिपिटेट हो गया, नीचे बैठ गया मामला, प्रेसिपिटेट हो गया ना। तो जब कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन में कोई भी चीज इनसोल्युबल पाई जाए, यानी घुले ना वो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनसोल्युबल सब्सटेंस, इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड, यदि कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ बना जो नहीं घुल रहा है, इन एनी केमिकल रिएक्शन पाया गया कहीं भी, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को तुरंत क्या नाम दिया जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और हमारे एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है इसका जो आपको याद करना पड़ेगा जी, वो एग्जांपल क्या है, Na2SO4 BaCl2, BaCl2, ये याद करना पड़ेगा आपको, NaCl और BaSO4। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा, यानी बेरियम कभी घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता आसानी से, ठीक है जी।